हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों का क्या हाल है? हम अपने पार्ट नंबर 3 में हाजिर हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पार्ट नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो देखने को मिलेंगी। अच्छा, हमने ये चीज़ें डिस्कस की। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 3 देखने का फ़ायदा नहीं है। पहले पार्ट 2 देख के आए, फिर हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने देखा था कि इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं उसमें मज़ीद आपको डिटेल्स दिखा दूँ क्योंकि हम एक सही तरीके से देख नहीं पाए। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट आ रहा है लास्ट ईयर का, मतलब कि 2023 का। ठीक है। तो हमने देखा कि आखिर तक जाते जाते, मतलब कि 2023 के आखिर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 29% तक इन्फ्लेशन हो गई और जनवरी में इन्फ्लेशन 28% होगी। अगर हम इसको चार्ट पे देखें, तो हम इसको मैक्स करते हैं चार्ट को। तो अगर हम देखें तो ये इन्फ्लेशन का एक पीक पॉइंट बन रहा है जो कि अराउंड 39% ही है, 38-39%। तो वहाँ से इन्फ्लेशन रेट हमेशा नीचे आया है। ये हुआ था हमारे पास 1973 इतना इन्फ्लेशन ऊपर गई थी। उसके बाद इन्फ्लेशन नीचे आई। तो ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है कि जब इन्फ्लेशन इस रेंज तक पहुंचती है तो इन्फ्लेशन नीचे आती है। ठीक है। अब अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन नीचे जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी तो नीचे जाएगा, विच मीन्स के मार्केट में हलचल थोड़ी कम हो जाएगी, स्टॉक्स की वैल्यूएशंस थोड़ी गिर जाएंगी। ठीक है। मतलब डिप्स लेना शुरू हो जाएंगे स्टॉक्स। तो ये हमें देखने को मिला। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट है वो आजू बाजू ही चलता रहता है। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन होती है ना, उसका 5 to 10% का ही डेविएशन होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने इंटरेस्ट रेट 22 रखा, इन्फ्लेशन हमारे पास आई 28। इंटरेस्ट रेट 22, इन्फ्लेशन 29 पॉइंट समथिंग, इंटरेस्ट रेट 22, इन्फ्लेशन 37.97। इवेंचुअली 5 to 10% ही डेविएट करता है। ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बहुत कम था तो इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब इन्फ्लेशन भी सब्सिडीज मिली। ठीक है, लोगों को कम कम होगी, इन्फ्लेशन प्राइस कम होगी। ठीक है। तो ये चलता रहता है। इसके बाद हमने देखा कि हमने देखना है अब आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है। अच्छा, आईएमएफ क्या होता है भला? आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आई गेस यही होता है। अच्छा, ये एक होता है ग्रुप ऑफ नेशंस। इसमें यूएस भी हो गया सपोज, इसमें सपोज हमारे पास पाकिस्तान हो गया, इसमें सपोज हमारे पास इंडिया हो गया, इसमें सपोज हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें सपोज हमारे पास और जर्मनी हो गया, या जो मर्जी। अब ये ग्रुप ऑफ नेशन है, 100 समथिंग, 100 प्लस मुल्क हैं जो ग्रुप बनाते हैं एक, जिसको आईएमएफ कहते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है कि हर साल ये चिप इन करते हैं कुछ पैसे, अपनी जीडीपी के मुताबिक कुछ पैसे चिप इन करते हैं। सपोज ये इन्होंने $10 मिलियन चिप इन किया और एक जगह स्टोर कर लिए $10 मिलियन। अब ये करते क्यों है? ये करते ये है कि अगर तो इन जो 100 प्लस ममालिक आईएमएफ में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से किसी पे भी कोई नुकसान हो गया, कोई डिफॉल्ट के करीब आ गया मुल्क, तो हम उसको ये पैसे देंगे ताकि वो मुल्क को स्टेबलाइज कर सके, मुल्क को ऊपर लेके जा सके, उसकी इकोनॉमी बेहतर कर सके। और उसके लिए ये कर्जा देते हैं, जिसको कहते हैं आईएमएफ का कर्जा मंजूर हो गया है। पाकिस्तान में आए दिन आईएमएफ के झगड़े चलते रहते हैं पाकिस्तान से, आईएमएफ की पॉलिसीज आ जाती हैं, फिर पाकिस्तान उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये पाकिस्तान का आईएमएफ से चलता रहता है, आप लोगों को पता है। अब आईएमएफ ये है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक सिंपल एक बैंक है जो मुख्तलिफ कंट्रीज को उधार देता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इससे उधार लेते हैं। ठीक है।
और इंटरेस्ट रेट पे उसको उधार वापस करना पड़ता है लगभग सपोज 10%। इंटरेस्ट रेट पे उनको उधार वापस करना पड़ता है। अब ये क्या होता है, ये होता है आल्सो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी उधार लिया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ उधार होता है कि आपका मुल्क डूब रहा है, आपके मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, या आपके मुल्क पे डिफॉल्ट आने लगा है, आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यूएशन हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स आपको ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, तब मुल्क ये IMF से कर्जा लेता है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये कोई भी मुल्क ले सकता है, ये डेवलप्ड कंट्री भी ले सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री भी ले सकते हैं। और इसका लेने का मकसद ये होता है कि मुल्क की बेहतरी, ये नहीं कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ये मुल्क को बेहतर करने के लिए होता है। जिस तरह एक सपोज के फौजी कंपनी है, एक फौजी फर्टिलाइजर भी होता है, फौजी फूड्स भी है, फौजी सीरियल्स वगैरह जो भी है उसमें, फौजी सीमेंट है। अब फौजी कंपनी कहती है कि हमने भाई अपने प्लांट लगाने हैं सीमेंट के 4 मजीद प्लांट, ठीक है, उसके लिए हमें दरकार हैं $125 बिलियन, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ $100 बिलियन पड़ा है। अब $25 बिलियन हम कहाँ से लें, वो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, उनसे उधार लेंगे इंटरेस्ट रेट पे सपोज 20%, और फिर अपने प्लांट्स लगाएंगे। जब उनके प्लांट्स चलेंगे, उनको पैसा आएगा, तो वो उस पैसे से लोन वापस करेंगे। तो ये होता है मोस्टली आपको अपने आप को अपग्रेड करना हो, मुल्क की अपग्रेडेशन के लिए होता है ये। ठीक है, मुल्क की बेहतरी के लिए होता है, अपनी कंपनीज की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया IMF और वर्ल्ड बैंक का डिफरेंस। अब पाकिस्तान IMF के पास इसलिए जाता है क्योंकि पाकिस्तान आपको डिफॉल्ट के करीब, आपको पता है कि काफ़ी महीने पहले खबरें चल रही थी डिफॉल्ट के करीब है, तो फिर पाकिस्तान ने कर्जा लिया IMF से। हमें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा न्यूज़ वगैरह में किस तरह हमने कर्जा लिया, और ये और वो सारी मैं न्यूज़ बताऊंगा आपको। तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक मोटी मोटी इन्फ्लेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक का नोहा होगी कि होता क्या। अब IMF और इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है, वो भी देख लेते हैं। अब IMF इस तरह कर्जे नहीं देता, इस तरह नहीं कर्जे देता। अब सपोज पाकिस्तान आया है कि मुझे $10 बिलियन चाहिए, IMF सिंपल उसके हाथ में $10 बिलियन नहीं पकड़ाएगा। सबसे पहली कंडीशन होगी है कि हम आपको इंटरवल्स में पैसे देंगे। अब इंटरवल्स क्या होता है कि हम आपको 1 साल में थोड़े थोड़े करके पैसे देंगे सपोज, या 2 साल में थोड़े थोड़े करके देंगे। दूसरी होती है कि आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी, कुछ ऑब्लिगेशंस डालते हैं आप पे वो। जाहिर सी बात है, देखो अगर कोई 4-5 मुल्क या 6-7 मुल्क या 100+ मुल्क आपको कर्जा दे रहे हैं, तो आपके बारे में रिसर्च करेंगे ना। यहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को कर्जा देता है, वो पूछता है कि भाई ये क्यों चाहिए, क्या करना है, स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर हम साइन वगैरह करेंगे, फिर देखेंगे कर्जा देना है कि नहीं देना, फिर देखेंगे कब लेना है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी रकम एक मुल्क ले रहा है दूसरे ममालिक से, तो वो इस तरह थोड़ी होगा। एक तो उसको इंटरवल्स में देंगे, दूसरे कहेंगे ऑब्लिगेशंस। अब ऑब्लिगेशंस में होता है कि टैरिफ इंक्रीज करो, टैरिफ एंड टैक्सेस इंक्रीज करो, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज करो, ठीक है, सिटीजन्स को जो सब्सिडीज होती हैं वो ना दो, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अब IMF चाहती है कि आपका एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, आप अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए बस पैसे कमाओ। वो कहेगी कि पेट्रोल की प्राइसेस को ज़्यादा कर दो, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो इवेंचुअली फिसेगी तो आम। ठीक है, और IMF का क्या मकसद होगा कि भाई पैसे जल्दी जल्दी अपने मुल्क को बेहतर करो, हमारे पैसे हमें वापस करो। तो वो इस तरह की ऑब्लिगेशंस डालते हैं। ठीक है, और नियर टू इलेक्शंस जब कर्जे मिलते हैं तो कभी भी ये शराइत पूरी नहीं की जाती, और मोस्टली पाकिस्तान ये शराइत पूरी करता भी नहीं। अब नियर टू इलेक्शन अगर वो प्राइसेस इंक्रीज कर दे हर चीज़ की, लोन्स, टैरिफ एंड टैक्सेस इंक्रीज कर दे, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर दे, तो वोट बैंक का क्या होगा,
उनको तो वोट कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये आईएमएफ के साथ इनका आए दिन लगा रहता है कि आप हमारी कंडीशंस में पूरा नहीं उतरते और आप जो है 10 बिलियन लेके चले जाते हो, लेकिन आप हमारी कंडीशंस पे आप पूरा उतर नहीं रहे। तो ये मोटी मोटी सारी चीजें हो गई। अब आईएमएफ इसलिए रिलेटेड है इन्फ्लेशन के कि जब पाकिस्तान उसकी 10 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले में कुछ शराइत मानता है और वो कहते हैं कि ऑयल की प्राइस 200 से उठाकर 230 कर दो, तो पाकिस्तान वो कर देता है, फिर उसको कर्जा मिलता है। तो जब 200 से 230 होता है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए आईएमएफ और इन्फ्लेशन का इतना ताल्लुक है। बैंकिंग सेक्टर में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि बैंकिंग सेक्टर के इंक्रीज, इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से बैंकिंग सेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये पार्ट 3 था। अब मैं पार्ट 4 में कोशिश करूंगा कि ये दोनों चीज़ें कवर करूं, और पार्ट 5 में फिर मैं ये फाइनल वर्डिक्ट, और या फिर पार्ट 4 में ही कोशिश करूंगा फाइनल वर्डिक्ट करूं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती हैं, आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम लगता है और यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता आप वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो, क्योंकि एक दो दफ़ा मुझे एरर्स आ गए थे। तो इसलिए मैं ये वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, वो देखें। फिर पार्ट 5 में कोशिश करूँगा, एक पूरी सीरीज़ में अपलोड करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इसको वक्फे वक्फे से देखें, फिर आपको पता लगे कि इलेक्शंस और आईएमएफ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से क्या ताल्लुक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।